अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जैसा कि हल्का नसीब महाराज में अचानक एक बात उठी थी कि अयूब खान कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और यहाँ तक बात की गई थी कि आप जेडीएस में शामिल हो रहे हैं। जिस किस्म से आपने 25 साल कुल्ली करने की बात कही थी और उस कुल्ली की मजदूरी की आप तमन्ना कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, उसको लेकर आप नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तब्दीली आने वाली है एनआर में, आपकी तरफ से एक बड़ा स्टैंड होने वाला है, बल्कि लोग यहाँ पे आके जमा हो गए थे। तो आपने लगातार दो मरतबा स्टेटमेंट दिया है हमें, दोनों मरतबा आपने यही कहा कि मुझे वक्त चाहिए और लोगों से मशवरा करूंगा और खुसूसन कांग्रेस कायदीन के साथ बात करूंगा और उलमा कराम की भी बात करूंगा। इस तरह का आपका बयान था और आखिर में सचे वाला साहब यहाँ पे आए हुए थे, हम आपके साथ सिद्धरामैया के घर भी गए हुए थे। वहां क्या हुआ, वहां से हम बात करना चाह रहे हैं आपको। आपने कहा था कि बेंगलोर जाकर आकर आपसे बात करेंगे, तो आप बताइए। कांग्रेस पार्टी के अंदर एनआर क्षेत्र से मैं भी एक उम्मीदवार बनकर टिकट के लिए भागदौड़ कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने जब तनवीर सेठ का नाम अनाउंस किया एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तब मेरे चाहने वाले और बहुत सारे पार्टी वर्कर सब मिलकर आकर घर के पास तकरीबन एक 4-5 दिन कंटिन्यूसली मेरे को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, इलेक्शन में खड़ने के लिए मांग की थी, दबाव भी डाला था। उस वक्त मैं यही बात कही थी कि मैं उलमाए दीन से, मेरे कारपोरेटर भाई से और मेरे कांग्रेस के बहुत सारे क़ायदीन हैं, उन सब के साथ एक राय मशवरा कर मैं एक डिसीजन लूँगा। मेरे को 2 या 3 दिन टाइम चाहिए। उसके बीच बहुत सारे पार्टियों ने मेरे को बुलाया, ऑफर भी दिया था पार्टी में जमने के लिए सभी। तो आप जानते हैं कि हाल ही में ही सिद्धरामैया जी सुरजेवाला साहब ने ज़मीर साहब को घर पर भेजकर सिद्धरामैया जी के घर को बुला लिया था। बुला लेकर वहाँ पर बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद ये तय पाया कि आज इस बार का 2023 का जो इलेक्शन है, कर्नाटक के अंदर विधानसभा का इलेक्शन है, सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं है कि आने वाले साल 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है उस पर असरात बहुत सारे डाल सकता है। अगर हम 2024 में मोदी को हटाना है तो कर्नाटक में कांग्रेस आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सोचते हुए यहाँ पर एक एक सीट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही नतीजे पर पहुँचा कि अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़कर दूसरी पार्टी से अगर मैं खड़ा तो वोट तकसीम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कांग्रेस में ही रहना है और कांग्रेस के कैंडिडेट को ही जिताना है। क्योंकि आप हालात देख रहे हैं, बीजेपी की हुकूमत में पिछले 1 साल से हम किसी न किसी तरीके का शिकार अक़लियतों बनते आए हुए हैं। कहीं खाने के ऊपर पाबंदी, कहीं हिजाब और कपड़े के ऊपर पाबंदी, कहीं व्यापार के ऊपर पाबंदी, ऐसा हर तरीके से ये रोक लगाते हुए आए हैं। ये तनाव का माहौल बना चुके हैं। तो हाल ही में ही पिछली लास्ट कैबिनेट में जब ये उतरने वाले हैं, तभी मुसलमानों के ऊपर और एक मुसीबत खड़ा कर उतरे हुए हैं। 2B के अंदर जो 4%, जो 4% हमारा रिजर्वेशन था मुसलमानों को, उसको खारिज कर फिर एक बार मुसलमानों को मुसीबत में डाल चुके हैं। तो ऐसे माहौल में बीजेपी को लाना कितना ज़रूरी है, कितना मुनासिब है, ये हम सोचना चाहिए। तो ये सब सामने रखते हुए मैंने यही डिसीजन लिया कि मेरे एक फैसले से अगर कहीं भी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है तो ऐसा काम करने से रुकना चाहिए। तो मैं रुका हुआ हूं। इसके साथ साथ मैं मेरे चाहने वालों को और पार्टी वर्कर्स का सही दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर इतनी मोहब्बत रखकर यहाँ पर आकर खड़ने का एक प्रेशर बिल्डअप किया मेरे ऊपर और खड़ने की मांग भी की। तो उनकी ख्वाहिश थी मैं यहाँ से खड़कर इस हल्के से MLA बनूं, लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए मेरी एक ख्वाहिश नहीं देखना है। मैं सारे
कौम व मिल्लत की ख्वाहिश देखना है। अगर यहाँ पर कुछ भी 19-20 होकर कुछ भी फर्क पड़ गया तो इसका भुगतान मैं नहीं सारी कौम उठाना पड़ता है। तो इसको सोचते हुए मैं यही फैसला लिया है कि कांग्रेस में ही रुकूंगा और कांग्रेस को काम कर जिताने की कोशिश करूंगा। अयूब खान का फैसला क्या सिर्फ पार्टी की हद तक है या अपने मुफाद है? अपने मुफाद का खर्च ये है, मेरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में आपको क्या एमएलसी या कोई और पोस्ट की चाह थी जिसके लिए आपने तमाम किया? इस तरह का एक सवाल आवाम जानना चाहते। मुझे पार्टी के अंदर खड़ो या ना खड़ो एक जिम्मेदारी देने वाले ही थे, दे भी सकते थे। जब सिद्धरामैया जी और सुरजेवाला से बात हुई तो वो खुद कहे थे कि पार्टी के अंदर जो तुम्हें ताकत देना है वो हम जरूर देंगे, चाहे पार्टी हुकूमत में आए या ना आए। तो ये बात है, ऐसा नहीं कि एमएलसी के लिए या किसी और पावर्स के लिए मैंने किया है। तो मेरी बात यही है कि यहाँ पर जो इलेक्शन चल रहा है अखिलती वर्सेस बीजेपी, उनके ऊपर चल रहा है। अगर यहाँ पर सारा हिंदुस्तान निगाहें लगाए बैठा हुआ है कर्नाटक के ऊपर, ये इलेक्शन क्या होगा? अगर ये इलेक्शन में अच्छी तादाद में अगर कांग्रेस आ गई तो मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में इसका असरात पड़ेंगे। तो यही सोचते हुए सिर्फ यही इलेक्शन नहीं है, 2024 का भी इलेक्शन हम पार्लियामेंट का इलेक्शन सामने रखते हुए हम डिसीजंस लेना है। आप एक सीनियर कांग्रेस लीडर होने के नाते आने वाले दिनों में जो इंतखाबात है उसमें कांग्रेस क्या पूरी बहुमत के साथ रियासत कर्नाटक में अपनी सरकार बना पाएगी सर? इंशाअल्लाह अब जो आप देख रहे हैं जी। सारे कर्नाटक में कांग्रेस की लहर फैली हुई है। सर्वे रिपोर्ट्स भी बहुत सारे टीवी चैनल में दिखा रहे हैं, कई चैनल में 130 दिखा रहे हैं, कई चैनल में 140 दिखा रहे हैं। तो मोर देन मेजॉरिटी दिखाते हुए जा रहे हैं। तो अवाम भी बेजार हो चुकी है। यहाँ पर 40% कमीशन, गलाटा, सुकून नहीं है इस रियासत के अंदर। तो इससे बचना चाहती है, तो इससे बचने के लिए अभी एक बहुत अच्छा मौका है अवाम के हाथ में कि बीजेपी को हटाओ और कांग्रेस को लाओ। बीजेपी सदर अहमद खान जब यहाँ पे आए हुए थे उन्होंने भी यही कहा था कि अयूब खान हर हाल में कांग्रेस में रहेंगे। इस तरह की उम्मीद आपने बताई है कि इस मतलब आप कांग्रेस की आने वाले हालात को लेकर अपना फैसला करें? ऐसी बात नहीं है कि जमीर अहमद साहब यहाँ पर आए हुए थे। मैं कांग्रेस के अंदर तकरीबन 25-30 साल से काम करते हुए आया हूँ। ये पहली बार नहीं है कि जनता दल वालों ने मुझे बुलाया है। इससे पिछले बार भी 1-2 बार बुलाया हुआ था, टिकट देने का ऑफर भी किया था, लगभग टिकट भी दे चुके थे। तो मैं उसको इनकार करते हुए कांग्रेस में ही रुका था। तो जमीर भाई का भी यही कहना था कि आपकी मेरी छोटी सी गलती, ये गलती कांग्रेस की एक सीट यहाँ पर फर्क कर सकती है। तो एक सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के अंदर हुकूमत बनाने के लिए। तो यही उनकी गुजारिश थी कि ये जो मैं सोच रहा हूँ उस सोच को बदल कर कांग्रेस में ही रुक कर कांग्रेस को काम करें। सर एक अहम सवाल है, आप जब टिकट की उम्मीद कर रहे थे तब हमने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि इस हल्के में तनवीर सेठ का काम करने का स्टाइल अलग है, मेरा काम करने का स्टाइल अलग है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ और तब्दीली लाऊंगा। तो वो हो नहीं सका। तो तनवीर सेठ के साथ मिलकर आपके जो भी डिमांड्स हैं या कुछ करना चाहें तो आप मिलकर, क्योंकि आप सीट खोना नहीं चाहते, तो तनवीर सेठ के साथ मिलकर क्या उनको ताकत देंगे आप? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तनवीर सेठ साहब के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और हल्के की तरक्की किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और हम और पूरे कारपोरेट्स बैठकर उनके राय मशवरा कर उनकी कामयाबी होने के बाद उस पर काम करने का एक प्लान बनाएंगे। सर जो अलबदर सर्कल है वो हमने उम्मीद की थी कि रमजान की ईद उल फितर के दिन जो है उसको उसका जो भी रौनक है वो देखने को आएगी। अवाम जो है बड़ी इंतजार में है, वो कब इफ्तिताह कायम होगा? नहीं, अलबदर सर्कल का जो रास्ता है साइड में 2 रास्ते खोल चुके हैं, पब्लिक को आने जाने के लिए छोड़ दिए हैं। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से हम उसको इनाग्रेट नहीं कर सकते। तो मॉन्यूमेंट भी उसका रेडी है, लाकर फिक्स करना है, काम भी लगभग 99% हो चुका है। तो उसको पाक साफ कर उसको इनाग्रेशन करना है। इंशाल्लाह हम ऑफिसर सब बात कर रहे हैं,
इलेक्शन होते ही, इलेक्शन होने के दूसरे दिन ही उसका इनाग्रेशन करेंगे। देखेंगे इंशाल्लाह कितना फास्ट हो सकता है, लेकिन काम तो हो चुका है पूरा, लगभग 1-2 रास्ते तो खोल चुके हैं।